हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और जिसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, इसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ये आपका दूसरा टॉपिक है और इसके बाद इसमें भी देखो, ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। उसके बाद आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। तो देखो, इसमें अब तक हमने आपको जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसमें देखो टोटल 5 टॉपिक होते हैं। यानी कि पहला टॉपिक जो होता है आपका रिमूव टू, दूसरा यूज टू, तीसरा डिग्री, चौथा होता है एक्टिव पैसिव और पांचवा होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, ये 4 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं और आज आपका जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो ये भी देखो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से भी कभी कभी एक वाक्य जो है एग्जाम में आ जाता है। इसलिए इस टॉपिक को भी समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो ये 5 टॉपिक होते हैं और इनमें से किसी 2 टॉपिक के आपके एक सेंटेंस दिया होता है। तो हो सकता है कि आपका इसी में से एक टॉपिक में से आ जाए। इसलिए आपको प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयार करना है ताकि आप इसको समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, ये जो टॉपिक है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन, इसके भी मुख्य रूप से 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट। जैसा कि देखो, हमने आपको इससे पहले जो टॉपिक था आपका एक्टिव पैसिव, उसमें भी देखो कई टाइप थे आपके, यानी कि 5 प्रकार थे। डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। इस तरह से ये भी आपका टॉपिक जो है और इसमें से भी आपके कितने, ये 6 टाइप होते हैं और प्रत्येक टाइप को बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो देखो, पहले मैं आपको इसकी एक बेसिक जानकारी दूंगा कि चेंज द सेंटेंस होता क्या है, यानी चेंज द सेंटेंस कंडीशन है वो होता क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसा होता है, क्या दिया होता है, क्या लिखा होता है। तो देखो, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये भी औरों की तरह होता है। यानी कि एक सेंटेंस दिया होता है और उसके वाक्य में निर्देश दिया होता है। जैसा कि एक्टिव पैसिव में था, सेम उसमें भी होता है। और जो 6 बातें होती हैं उसके अंतर्गत हम इसको बदलते हैं। तो सबसे पहले वो देखेंगे 6 कौन से बदलाव होते हैं इसके अंदर, उनको देखेंगे। उसके बाद फिर हम उसके अंदर के जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आप उन्हें समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। इसमें हम देखो ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, ये बात हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। और इसके अंदर देखो क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण। और आज हम इसमें 5वां जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक है? चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो काफी समय से आपको इस टॉपिक का इंतजार था और वैसे भी ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा और इसके बाद फिर हम इसका तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे, सेंटेंसेस। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है और उसमें से भी देखो क्वेश्चन आते हैं, उसको भी बहुत इस तरह से समझना है आपको। ठीक है ना। तो वो टॉपिक ज़्यादातर कहा जाता है कि उसको लोग हार्ड समझते हैं, लेकिन हम आपको उसको बहुत ही ईजी वे समझाएंगे, जैसे कि आपने बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और उसको एग्जाम में कर भी सकते हैं। तो देखिए, चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस के लास्ट में एक निर्देश दिया होता है और उस निर्देश के अनुसार हम उस वाक्य को चेंज कर देते हैं। बस यही होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन, यानी कि उस सेंटेंस की कंडीशन को बदल देना। जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसकी दशा को बदल देना ही क्या है? चेंज द सेंटेंस कंडीशन। इसका जो टाइटल है उससे ही आप फील कर रहे होंगे कि क्या हो सकता है। तो वो कौन कौन से बदलाव हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे जो पहला टॉपिक होता है वो होता है हमारा अफर्मेटिव टू नेगेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी कि एक आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा और उसको आपको क्या करना है? नेगेटिव में बदलना है। दूसरा होता है इसका आपका, इसी को इसमें हम उल्टा कर देंगे, यानी कह सकते हैं नेगेटिव टू अफर्मेटिव।
तो इसको भी आप आसानी समझ लोगे। आगे है आपका तीसरा, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, यानी कि आपको असर्टिव सेंटेंस दिया होगा और आपको उसको इंट्रोगेटिव करना है। फोर्थ पर है आपका इंटेरोगेटिव टू असर्टिव। 5 पर है आपका असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, और आपका 6 पर है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। तो देखो ये टोटल आपके 6 बदलाव होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं आपके? ये चेंज द सेंटेंस कंडीशन, यानी कि जो चेंज द सेंटेंस कंडीशन है इसके अंतर्गत आते हैं ये। तो मैंने आपको बताया था कि ये 6 बदलाव होते हैं जिनको आपको बड़े ध्यान से समझना है। होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और इसका हमको क्या करना है? नेगेटिव। यानी कि इसमें से कोई सा भी दे सकता है, वो यही नहीं कि नेगेटिव करने को दे दे। इसमें से आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव भी दे सकता है, इंट्रोगेटिव भी दे सकता है, एक्सक्लेमेटरी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको बदलने के लिए। मैं आप सिर्फ आपको एक वाक्य समझा रहा हूँ कि किस तरह से दिया होता है। तो ऐसे यहाँ नेगेटिव लिख देगा, तो आपको क्या करना है? इसको नेगेटिव करना है। तो आप कहोगे इसको, मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो बताओ क्या दिक्कत? कुछ भी नहीं है। हमने एच बी का क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। तो इसी तरह से इसमें बदलाव आते हैं और इन बदलाव को बड़े ध्यान से आपको समझना है, ताकि एग्जाम में ऐसा बदलाव करने के लिए आए तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो देखिए, अब इसका पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इसका अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी कि आपको एक अफर्मेटिव वाक्य दिया होगा और उसको आपको नेगेटिव में बदलना है। तो देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि बिना रूल के तो कुछ भी नहीं है, आपको मैं बता दूं। और यदि कुछ होगा भी तो मैं उसको बिना रूल के आपको नहीं समझाऊंगा। क्यों? कि रूल एक ऐसा तरीका होता है मेरे तरीके से कि उसके तरीके से आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टोरी का कोई नियम नहीं होता है, स्टोरी कोई बिना नियम, स्टोरी को तो कोई समझ ही नहीं सकता है, उसका कोई रूल नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना रूल के, बिना तरीके की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। हम स्टोरी भी सिखाएंगे तो आपको रूल के तरीके से सिखाएंगे, उसके पहले आपको रूल्स लिखवाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इसको स्टोरी को बना सकते हैं। क्योंकि अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है वो विद रूल के सीखा है, विद तरीके, विद नियम, विद स्ट्रक्चर के सीखा है आपने। तो उसी तरह से यदि आपको स्टोरी भी हम आपको सिखाएंगे तो वो भी रूल के हिसाब से ही सिखाएंगे। यानी कि इंग्लिश में जो भी तरीका है वो बिना रूल के नहीं है, और बिना रूल के तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ सही, चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो, अगर कार्य नियम कानून से नहीं होगा तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? तो किसी काम को करने के लिए क्या है? उसका एक नियम, उसका एक तरीका होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? रूल बोलते हैं। तो बिना रूल के कुछ भी नहीं है। हर टॉपिक को आपको सिखा देंगे। इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसका कोई रूल ना हो, और जिसका रूल नहीं भी है तो हम उसको विद रूल के आपको पेश करेंगे, चाहे रूल हमको खुद ही क्यों ना बनाना पड़ेगा। क्यों? कि हमारा उद्देश्य क्या है? आपको सिखाना है। इस बात को हम बार बार कहते हैं और कहते रहेंगे कि हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है, न कि पढ़ाना। तो हर चीज़ आपको सिखा देंगे जैसे हम जानते हैं। ठीक है? तो देखिए, हमने बताया था कि इसमें आपका पहला टॉपिक है, क्या है? यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी कि एक अफर्मेटिव वाक्य दिया होगा, उसको आपको नेगेटिव करना है। ठीक है? तो हमने बताया था इसके भी कुछ क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूलों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और यदि आपको रूल याद हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि सेंटेंस आपका गलत हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला रूल तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में एक शब्द की
एचवी दी हो तो उसके बाद, यानी कि वाक्य में क्या दिया है, एक शब्द की एचवी दे रखी है। यानी एचवी में देखो एक शब्द भी होता है, दो शब्द भी होते हैं और तीन शब्द भी होते हैं। जैसे कि देखो इज है एक शब्द है, हैज बीन दो शब्द हैं, विल हैव बीन तीन शब्द हैं। तो बताओ समझ में आया नहीं आया। लेकिन हमने क्या लिखा है कि जब वाक्य में केवल एक शब्द की, यानी कि एक शब्द की क्या दी हो, एचवी दी हो, तो उसके बाद नॉट लगाने पर वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा रूल है, किसी बुक में नहीं, किसी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको समझाने के तरीके से इसको बना दिया है और लिख दिया है। तो क्या बात समझे आप, यानी कि जब वाक्य में एक शब्द की एचवी दी हो तो उसके बाद नॉट लगाने पर वाक्य क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देख लेते हैं कि एक शब्द की एचवी कौन कौन सी होती है, क्योंकि एचवी तो होती है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक शब्द की एचवी कौन सी होती है। एचवी तो आपने बहुत पढ़ी है, तो अब एक शब्द कौन सी होती है, तो मैं यहाँ पर उनको लिखूंगा, आप समझ जाओगे। और यदि आपको वो एक शब्द की एचवी दिखाई देगी तो आप उसके बाद क्या करोगे, नॉट लगा के वाक्य को नेगेटिव कर दोगे। तो एक शब्द की एचवी कौन सी होती है, तो इज, आर, एम, हैज, हैव। तो इज, आर, एम, हैज, हैव, was, were, had, will, shall। ये कौन सी है, ये आपकी एक शब्द की एचवी है। इज, आर, एम, हैज, हैव, इसके बाद was, were और फिर had और फिर will, shall। तो यदि आपको पता होगा कि एक शब्द की एचवी है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क एग्जाम में दिया होगा, क्या दिया होगा, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका नेगेटिव कर दीजिए। अब हमको क्या देखना है, हमने अभी आपको एक रूल लिखाया था कि जब एक शब्द की एचवी दे रखी हो तो देखो एचवी इसमें क्या है आपकी एम, और देखो यहाँ पर ये रही आपकी एम, है ना एक शब्द इसमें एचवी में, डूइंग तो आपकी एम भी है, मेन वर्ब है, तो एचवी में एक शब्द है। तो क्या करेंगे कि जब एक शब्द की एचवी दी हो तो उसके बाद नॉट लगाने पर बाकी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे इस वाक्य को। तो बनाते हैं इसका आई एम नॉट, तो एम के बाद नॉट लगा देंगे, डूइंग द वर्क। बताओ कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आपने इसका रूल समझ लिया, ध्यान से रूल को पढ़ लिया, रूल को याद कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। एक और वाक्य देख लेते हैं, यू विल राइट ए लेटर। अब देखो इसमें भी एचवी देख लेते हैं कौन सी है हमारी, ये है हमारी इसमें एचवी बिल, और बिल देख तो कहाँ है, ये रहा बिल, इसमें एक ही शब्द की है, इसका भी करेंगे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट राइट अ लेटर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं इसका रूल नंबर सेकंड, क्या है, रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड में क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था कि एक शब्द की एचवी दी हो तो क्या करते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, वाक्य नेगेटिव हो गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं याद करना है इसको। अब आता है कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की एचवी दी हो, अभी हमने एक शब्द की एचवी के बारे में बताया, अब एक से अधिक शब्दों की एचवी दी हो तो उसमें सिर्फ हम उसके एचवी के पहला जो शब्द होता है उसको ही एचवी मानते हैं, चाहे भले ही एचवी में 1 से लेकर 100 शब्द हों, ऐसा होता नहीं है, एचवी में 100 शब्द होते नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया है कि एचवी में अगर 1 से लेकर 100 शब्द हों, लेकिन हम एक शब्द को ही एचवी मानेंगे जो सबसे पहले होगा। तो बात याद रहेगी, ठीक है। इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ, यानी कि जब वाक्य में
एक से अधिक शब्दों की HV हो तो HV के पहले शब्द को ही HV मानते हैं। क्या होता है कि जब HV में एक से ज़्यादा शब्द हों तो HV के पहले शब्द को HV मानते हैं तथा उसी के बाद नॉट लगाते हैं। अब बात आती है कि वो HV कौन कौन सी हैं, तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, will have, shall have, will have been, shall have been। तो ये हैं आपकी HV कौन सी, जो एक से अधिक शब्दों की HV हैं। देखो किसी में तो 3 शब्द दिए हैं, किसी में 2 शब्द दिए हैं, इस तरह से। लेकिन आपको हमारी बात को याद रखना है कि यदि वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV दे रखी है तो हम केवल एक शब्द को ही HV मानते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये भी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो बनाते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं। एक, राम हैज़ बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। HV को देख लेते हैं, क्या है HV इसमें आपकी, हैज बीन। कितने वर्ड है इसमें? 2। हमने क्या बताया था, एक शब्द को ही HV मानेंगे इसमें। तो क्या होगा इसका, राम हैज, और इसके बाद क्या लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, बीन आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा। तो बताओ कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सुमन विल बी डूइंग हर वर्क। तो देखो इसमें HV क्या है आपकी, विल बी दिखाई दे रही है। हम केवल विल को ही HV मानेंगे इसमें। तो बनाते हैं, सुमन विल नॉट बी डूइंग हर वर्क। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको रूल याद होगा तो रूल को बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे ताकि आप इन वाक्यों को उसकी नियम के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार इसको आप बदल सकें। ठीक है, आगे देखते हैं इसका तीसरा रूल। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर इसका अगला रूल डिस्कस करते हैं। तो देखो ये टॉपिक्स जो हैं वो सब रूल पर डिपेंड होते हैं। यदि आपको रूल अच्छी तरह से याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको इन रूलों को ही याद रखना है, क्योंकि सब कुछ रूल पर ही डिपेंड होता है। और रूल हो सकता है किसी बुक में आपको ना मिले देखने को, लेकिन मैं तो इसको समझाने की दृष्टि से मैंने इन रूलों को फॉलो किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक, अब देखते हैं इसका तीसरा रूल। तो रूल नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या होता है, देखो हमने एक HV का देखा, ज़्यादा HV का देखा
अब देखते हैं बिना HV का। किसका देखते हैं? बिना HV का। तो कह सकते हैं कि जब बिना HV का वाक्य दिया हो तो उसका नेगेटिव कैसे करेंगे, तो उसकी भी कंडीशन होती है। मैं एक बार आपको इसको बता देता हूँ, फिर मैं इसको लिख के बता दूंगा ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सके। तो देखो, जब बिना HV का वाक्य दिया है तो उसमें आपको एक बात आंख बंद करके सोचनी है। जब बिना HV का वाक्य दिया है तो दिमाग में एक बात बहुत ही आसानी से सोचनी है, आंख बंद करके सोचना है कि वह वाक्य या तो डज नॉट या फिर डू नॉट से आपका नेगेटिव होगा या फिर आपका डिड नॉट से होगा। किससे होगा? या तो डज नॉट से होगा या फिर डू नॉट से होगा या फिर डिड नॉट से होगा। 3 शब्दों से ही होगा, 3 के अतिरिक्त कोई चौथा शब्द उसमें नहीं आएगा। कब? जब बिना HV का वाक्य दिया हो। तो जब भी आपको बिना HV का वाक्य दिया हो तो आपको यही सोचना है कि या तो इसमें डज नॉट लगेगा या फिर इसमें डू नॉट लगेगा या फिर इसमें डिड नॉट लगेगा। अब बात आती है कि डू नॉट कब लगेगा, डज नॉट कब लगेगा और डिड नॉट कब लगेगा। तो देखो, यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो उस वाक्य में आपको डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगी हुई है तो आपको डज नॉट लगाना है। इसके बाद यदि वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और हम कह सकते हैं कि ना तो उसमें आपका SES लगी हुई है ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो फिर आप उसमें बिना किसी को सोच समझे आप उसमें डिड नॉट लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इन बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और जब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह से जब SAIS दी रखी है और हम डू नॉट यानी कि डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो फिर हम SAIS को हटा देंगे। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आगे तक ये याद रहे। तो कह सकते हैं कि जब बिना HV का वाक्य जब बिना HV का वाक्य दिया हो तो यदि वाक्य में वर्ब में S या ES दी हो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाते हैं तथा S या ES को हटा देते हैं। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाते हैं। ठीक। तीसरी बात, यदि वर्ब में सेकंड फॉर्म दी हो तो, क्या दी हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर आपको 3 बातें डिस्कस की हैं। पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। मैंने यहाँ पर आपको 3 बार डिस्कस की है। कौन सी 3 बार डिस्कस की हैं? जिनको मैंने अभी आपको बताया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES दी है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और SES को हटा देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ सके। तो देखिए, बनाते हैं इसको। रमेश गोज टू स्कूल डेली। क्या करना है? हम इसका नेगेटिव, ये तो आपको पता ही होगा कि इसका नेगेटिव करना है। तो बनाते हैं इसका नेगेटिव। SES आ रही है वर्ब में तो क्या होगा?
जब वर्ब में एस दी हो तो मैंने क्या बताया था, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं और एस को हटा देते हैं। तो रमेश डज नॉट गो टू द स्कूल डेली। दूसरा वाक्य देख लेते हैं इसमें, बॉयज प्ले द मैच, बॉयज प्ले द मैच। अब इसमें हमें देखो वर्ब की क्या दिखाई दे रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने बताया था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी करेंगे हम, बॉयज डू नॉट प्ले द मैच। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया, बॉयज डू नॉट प्ले द मैच। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, he opened the gate। क्या करना है इसका, नेगेटिव में बदलना है इसको। तो देखो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ईडी आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो किसका प्रयोग करेंगे इसमें, he did not open the gate। तो देखो बहुत ही आसानी से मैंने तीनों एग्जाम्पलों को बता दिया है, और तीनों रूल को मैंने इसको 3 टाइप से लिखा था। क्यों लिखा था कि यदि मैं इनको एक साथ ही कर देता तो आपको ऐसा फील होता कि कितना बड़ा रूल है, कैसे याद होगा, और मैंने इसको पार्ट में चेंज कर दिया है तो बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं और इसके वाक्यों को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने इसके 3 रूलों को डिस्कस किया है, और पहला ही टॉपिक चल रहा है और सारी बातों को डिस्कस किया। 3 रूल उसके हो चुके हैं, टोटल रूल उसके जितने भी हैं 8 हैं 9 हैं, सबको हम कराएंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझना है, ताकि आप इनको समझोगे तो एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।